नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल होनहार माइंड्स में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल फिजिक्स का यहाँ पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ मैथ्स और जीके का भी सीरीज़ यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज ये 5वां पार्ट ये है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि एक वस्तु है जिसका कि द्रव्यमान 30 kg है और वो गतिमान है आपका 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से। ठीक है, 20 मीटर की पर सेकेंड की चाल से ये चल रही है और दिया हुआ है कि यदि इसके ऊपर 6 न्यूटन यहाँ पर 60 न्यूटन होगा तो 60 न्यूटन का बंधक बल लगाया जाता है। तो फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पर 60 न्यूटन का, और तो कह रहा है इसको रुकने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो समय निकालना है, मतलब कि टी निकालना है, टी कितना होगा। और दिया क्या क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब कि हम लोगों को दिया हुआ है m 30 kg। फिर हम लोग को दिया हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड की आरंभिक चाल। आरंभिक चाल का मतलब क्या होता है, तो u को हम लोग आरंभिक चाल से डिनोट करते हैं। तो u हमारा दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दिया हुआ है कि इस पर जो बल लगा रहे हैं हम लोग 60 न्यूटन का है, मतलब कि F हमारे पास दिया हुआ है 60 न्यूटन, और निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, A बराबर होता है V माइनस U बाय टी। तो यहाँ पे हम लोग को A का मान पता नहीं है, V का मान पता है कि चूंकि वस्तु क्या हो रहा है, हम लोग लास्ट में वस्तु क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इसका मतलब V का मान 0 होगा। ठीक है, तो V का मान पता है, U का मान पता है। अगर A का मान पता चल जाए तो हम लोग U का मान पता कर लेंगे। तो A का मान हम लोग कहाँ से पता करेंगे, तो आप लोग को यही याद होगा, F बराबर होता है ma। ठीक है, F बराबर मा। यहाँ पर F क्या है, फोर्स है, M द्रव्यमान है, मास, और A से एक्सीलरेशन त्वरण। तो यहाँ से फोर्स दिया हुआ है आपका 60, मास दिया हुआ है 30 और A। तो यहाँ से इसको 2 बार में कट कर लेंगे तो आपका एक्सीलरेशन यहाँ पर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे A का मान। A का मान कितना है, तो 2। ठीक है, यहाँ लिखते हैं A का मान आ गया 2। फिर V दिया हुआ है आपका 0 माइनस U कितना दिया हुआ है आपका 20 डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात ध्यान देना है आपको, चूंकि वस्तु क्या हो रही है, तो हम लोग लगा जो रहे हैं वो मंदक बल लगा रहे हैं। ठीक है, मंदक का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन आपका निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब A का मान जो होगा वो रखना है निगेटिव हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से कट जाएगा 10 बार में, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से T बराबर हम लोग को मिल जाएगा 10, और ये हो गया सेकेंड। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन D। आपको ये भी बात ध्यान देना है कि टाइम जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस में आने का टाइम का तो कोई बात ही नहीं बनता है। ठीक है, तो हमारा समय कितना हो गया, 10 सेकेंड। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि 20 किलोवाट के इंजन के द्वारा 10 सेकेंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है इस बार कार्य। ठीक, तो कार्य का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ये होता है P बराबर W बाय टी। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो यहाँ पर हम लोगों के पास निकालना क्या है, तो कार्य निकालना है, अधिकतम कार्य क्या होगा। ठीक है, मतलब निकालना है W, और शक्ति हमारे पास दिया हुआ है 20 किलोवाट। ठीक है, और टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो P का मान हो गया 20, ये आपका वर्क रह गया कार्य, और टाइम हो गया 10। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा W बराबर 200। ठीक है, और किलोवाट सेकेंड, किलोवाट सेकेंड, और किलोवाट सेकेंड को हम लोग जूल भी कहते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 200 किलो जूल। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है त्वरण का SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन। ठीक है, N4 न्यूटन है, नन ऑफ दिस नहीं है। ठीक है, तो आप सबों को इसका आंसर तो पता होगा ही। इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी ऑप्शन का अगर हम लोग बात करें तो इसमें मीटर पर सेकेंड जो है ये होता है आपका चाल का या वेग, इन दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है आपका मीटर पर सेकेंड। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है आपका बल का, ठीक है, फोर्स। और न्यूटन भी होता है आपका फोर्स का ऐसा यूनिट, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का क्वथनांक जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो पानी का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, दोनों होगा या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका अधिकतर स्टूडेंट जो करते हैं कि झट से 100 डिग्री देखते हुए लगा देते हैं, और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे ने इसका आंसर ए सोच लिया होगा, लेकिन इसका आंसर होगा सी, दैट इज बोथ। तो पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है, या खौलता है, और 212 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का दोनों क्या है, तो टेम्परेचर को अलग अलग इकाई में हम लोग नापे हैं और उसी का सेम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर सी जो है यहाँ पर आंसर होगा इसका। और अगर हम लोग इसके बारे में जानना चाहें तो सॉरी, अगर मान लेते हैं ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है और ये है हमारा सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो 0 डिग्री सबसे ऊपर में हम लोग लिखते हैं 212 पर क्या होता है, तो पानी खौलता है, ठीक है। और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पर पानी क्या होता है, उबलता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। और यहाँ पर अगर कहीं बीच में देखें हम लोग तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और इधर आ जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, पानी जो है जमता है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है पानी। और इससे अगर जाएं हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हम लोग जाए तो यहाँ पर ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर जो होता है वो होता है 459 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स, ठीक है, सॉरी फ़ारेनहाइट अप्रोक्स होता है। तो ये आप टेबल याद रखिए, ठीक है। एग्जाम में जो है इन सबों से क्वेश्चन जो है बारंबार पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने 5th नंबर क्वेश्चन पर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि लेंस का जो पावर है वो है -2d, ठीक है। तो लेंस का क्षमता हम लोग को दिया हुआ गया है, और इसका प्रकार जो है पूछ रहा है कि लेंस कैसा होगा, अवतल होगा या उत्तल होगा या दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि पावर निगेटिव है, इसका मतलब जो लेंस होगा हमारा वो अवतल होगा। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस का जो है फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है, क्षमता देखकर फोकस दूरी भी पूछा जाता है। तो आपको उसका भी आंसर आना चाहिए। इसका आंसर हालांकि होगा बी। तो P बराबर होता है 1/f, ठीक है, पावर है और ये फोकस है, और फोकस जो होता है वो मीटर में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो होता है आपका ये मीटर में होता है फोकस, जबकि पावर जो होता है वो डायोप्टर में होता है। लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में होता है। तो यहाँ पर पावर का वैल्यू हम लोग को दिया गया है -2 और 1/f। तो यहाँ से f का मान अगर निकालें तो f बराबर आ जाएगा कितना, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 0.5 हो जाएगा, ठीक है, कि इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना हो जाएगी, तो -5 मीटर ये हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यदि एक साइकिल की चाल हम लोग क्या कर दे, तो दोगुनी कर दे, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या अंतर आएगा, ठीक है। तो आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद होगा कि गतिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं K से, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, उसका गति जो है वो हम लोग कर दिए हैं 2 गुना, ठीक है। मतलब v की जगह पर क्या हो गया, 2v आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2v का मतलब कितना हो जाएगा, 4v²।
तो पहले था v स्क्वायर और अब हो गया है 4v स्क्वायर। इसका मतलब हमारा गति क्या हो गया, तो गति हो गया हमारा 4 गुना। ठीक है, गति ऊर्जा में 4 गुना अंतर आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग को देता कि किसी साइकिल की गति को दोगुनी कर दिया जाए और मास को जो है या द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग आधा कर दे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या अंतर आएगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते, तो यहाँ पर m की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं 1/2m। ठीक है, और ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब है नहीं, तो m की जगह पर 1/2m होता और v दोगुना है तो 2v स्क्वायर, 2v का होल स्क्वायर होता। तो यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करते, यहाँ से हाफ इंटू 1/2m इंटू 4v स्क्वायर, तो यहाँ से ये 2 बार में कट जाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/2m 2v स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर 2 फिर से एक्स्ट्रा आ गया। तो इस केस में हमारा आंसर होता कि जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्वेश्चन है आधारित। दिया गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड की से गतिमान कोई वस्तु है, ठीक है, ट्रक, जिसका कि भार दिया हुआ है 2000 kg, और वो क्या करती है, तो ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकरा जाती है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि टक्कर के बाद दोनों 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान हम लोग को बताना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कार है और ये ट्रक है, ये कार अस्थिर है और ये ट्रक आई और इसमें टकरा गई, और टक्कर के बाद क्या हुआ, तो दोनों जो है 8 मीटर पर सेकेंड की वेग से चला। तो हम लोग को जो कार जो रुकी हुई थी उसका वेग बताना है, ठीक है, सॉरी उसका द्रव्यमान बताना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर हम ट्रक को m1 वस्तु मान लें, ठीक है, तो m1 बराबर उसका मास कितना हो गया, ठीक है, तो ये मास हो गया आपका 2000 kg, और m2 बराबर हम लोग को निकालना ही है, कार का मास m2 मान लेते हैं। फिर वेग कितना था, तो u1 बराबर स्टार्टिंग में ये जो m है इसका वेग कितना था, तो इसका वेग है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड टक्कर के पहले का वेग, और टक्कर के पहले इसका वेग कितना है u2, तो ये है 0, चूँकि क्या है कार जो है रुकी हुई है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि ट्रैफिक लाइट पर कार क्या है, तो खड़ी है, इसका मतलब उसका जो वेग होगा वो 0 होगा, तो u2 0 हो गया। अब टक्कर के बाद देखते हैं, तो टक्कर के बाद मास तो चेंज होगा नहीं, ट्रक पहले भी यही था अब भी यही है, इसका भार अभी भी उतना ही रहेगा, साथ में कार का भी भार जो है उतना ही रह जाएगा। और अब जो v1 हो जाएगा, ये गाड़ा हो गया है कितना 8 मीटर पर सेकेंड, साथ ही साथ जो v2 होगा टक्कर के बाद जो कार का चाल है वो भी हो गया है 8 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है कि टक्कर के बाद दोनों का गति क्या हो गया है, तो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु या किसी निकाय का टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग नियत होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग लिखते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो यहाँ से सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो m1 का मान हो गया 2000, u1 का मान आपका दिया हुआ है 10, फिर m2 का मान निकालना ही है और u2 का मान है 0, फिर m1 का मान आपका है 2000, v1 का मान 8, फिर यहाँ से भी m2 का मान कितना है, तो m2 का मान निकालना है और v2 का मान दिया हुआ है 8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर m2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा हम लोग के पास 20,000, और ये इधर आके माइनस होगा 8 दूनी 16,000, और यहाँ 8 m2, तो 20,000 में से 16,000 हम लोग माइनस करेंगे तो 4,000 मिलेगा हम लोग को, 4,000 बराबर 8 m2, और 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40 और 2 0, तो इसका मतलब कार का जो मास हो गया हम लोग का ये हो गया 500 kg। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है,
कार का मास होगा 500 kg। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर तो आप लोगों को याद होगा, डायरेक्टली बिना निकाले हुए आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिलेशन क्या होता है, तो F बराबर होता है 9/5C प्लस 32। ठीक है, अब चूंकि C का मान क्या है, तो C बराबर 0 है, तो 9/5 इंटू अगर C का मान हम लोग रखेंगे 0, तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा ख़त्म, और F का मान कितना आ जाएगा, तो 32। ठीक है, फिर अगला है सही विकल्पों का चुनाव हम लोग को करना है। जूल्स का ये लॉ दिया गया है और इसमें H का मान बताना है कि H बराबर क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि जूल ने जो रिलेशन दिया था वो दिया था करंट, रेजिस्टेंस और टाइम में। ठीक है, तो जूल ने क्या बताया था कि जो ऊष्मा होती है वो समानुपाती होती है धारा के वर्ग के, और साथ ही साथ समानुपाती होती है समय और टाइम के भी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H बराबर I² RT, क्योंकि जूल के नियम के अनुसार H इज प्रोपोर्शनल टू I², H इज प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इस तीनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो H बराबर होगा I² RT। ठीक है, तो हमारा जो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई लहर है उसमें जो क्रमिक शीर्ष है उसका दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आप लोगों को बताना है इसका तरंग दैर्घ्य क्या हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और ये वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसका भी अनुभव आप लोग हमारे साथ साझा करें, जिससे कि और भी नया नया तरह का चीज़ आपके साथ हम जोड़ पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।